नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और न्यूज ब्लास्ट में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई दौरे पर हैं। COP28, जी हां, COP28 के विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दुबई पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट पर यूएई के उप प्रधानमंत्री और शेख सैफ बिन जायद अल नाहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। जैसे ही लैंड हुआ दुबई में उनका प्लेन, तो ये दिग्गज उनकी अगवानी के लिए, वेलकम के लिए मौजूद थे। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई के एक होटल में इकट्ठा हुए प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात की। वो क्षण बेहद खास था क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही होटल पहुंचे थे इन प्रवासी भारतीयों से मिलने के लिए, तो मोदी मोदी के जयकारों से गूंज उठा पूरा परिसर। भारत माता की जयकारे यहां पर लगने लग गए। वो तस्वीरें वाकई में बेहद खूबसूरत। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होटल पहुंचे। भारतीय समुदाय के सदस्यों ने सांस्कृतिक नृत्य भी पेश किया था, वो भी बेहद खास रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई दौरे को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर भी पोस्ट किया है। लिखा है, मैं COP28 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दुबई पहुंचा हूं। हम शिखर सम्मेलन की कार्रवाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य एक बेहतर गृह बनाना है। दुबई में भारतीय समुदाय के गर्मजोशी से स्वागत जो हुआ, उससे मैं बेहद प्रभावित हूं। ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आगे उन्होंने लिखा कि उनका समर्थन और उत्साह हमारी जीवन संस्कृति और मजबूत संबंधों का ही प्रमाण है। चलिए बात कर लेते हैं सियासत की, क्योंकि प्रदेश में 3 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। 25 नवंबर को मतदान हो चुका है, चुनाव हो चुके हैं। 5 राज्यों में चुनाव थे, जिसमें राजस्थान भी था, और राजस्थान में और साथ ही अन्य 4 राज्यों में 3 दिसंबर को ही मतगणना की जाएगी। राजस्थान की बात करें तो 199 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 36 मतगणना केंद्रों पर 1121 CRO की ड्यूटी लगा दी गई है। मतगणना स्थल और उसके आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वो जानकारी भी फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है, क्योंकि ईवीएम की सिक्योरिटी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। उनके पुख्ता इंतजाम कितने हैं ये जानना बेहद जरूरी होता है। वहीं केंद्रीय पुलिस बल और RSC की व्यापक तैनाती की जाएगी, ये जानकारी मिल रही है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त और करीब आएगा और ज्यादा सिक्योरिटी टाइट हो जाएगी। प्रवेश के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, वो भी नजर आ रहा है। और ये इसलिए भी क्योंकि मतगणना स्थल पर किसी तरह की कोई बाधा न आए। केंद्रीय पुलिस बलों की 40 कंपनियां ईवीएम की सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगी। RSC की 36 कंपनियां मतगणना केंद्रों पर तैनात रहेंगी। RSC की 99 कंपनियां विभिन्न जिलों में कानून व्यवस्था के मद्देनजर तैनात रखी जाएंगी। देखा जाए तो इन चुनावों में कुल 4,36,664 मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट का उपयोग किया है, जिनमें से 80 साल से ज्यादा उम्र के 49,365, दिव्यांग श्रेणी के 11,656 और आवश्यक सेवाओं के 4,427 और मतदान प्रक्रिया में जुटे 3,71,166 मतदाता शामिल हैं। ये खास नवाचार किया गया था। इसके अलावा होम वोटिंग की व्यवस्था भी की गई थी। कुल मिलाकर सिक्योरिटी पूरी कर दी गई है। सुरक्षा को लेकर कोई कोताही नहीं बरती जा रही और 3 दिसंबर को ये सिक्योरिटी और ज्यादा टाइट नजर आएगी। तो पूरे प्रदेश भर में विधानसभा चुनाव मतगणना का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 3 तारीख बेहद करीब और बेहद खास क्षण ये हर एक पार्टी के लिए, हर एक उस प्रत्याशी के लिए जो इस चुनावों में अपनी किस्मत आजमा रहा है। चुनाव आयोग ने काउंटिंग के लिए सभी आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिला मुख्यालय पर जिले की सभी विधानसभा सीटों की मतगणना की जाएगी। इस बार सबसे पहले अजमेर जिले की दक्षिण सीट का रिजल्ट आ सकता है, ये माना जा रहा है। यानी कि 9 बजे के करीब पहला रुझान आ जाएगा। हालांकि कई राउंड होंगे, लेकिन शुरुआत की हम बात कर रहे हैं। वहीं सबसे देरी से रिजल्ट बाड़मेर की शिव सीट पर आने की संभावना है, ये जानकारी मिल रही है। प्रदेश की 199 सीटों में से 30 सीटों पर 20-20 राउंड में वोटों की काउंटिंग की जाएगी। 16 सीटों पर 21 राउंड, 18 सीटों पर 22 राउंड, तब जाकर वोटों की गिनती पूरी होगी। कुल 199 सीट्स। शिव सीट पर सबसे ज्यादा 41 राउंड में वोटों की मतगणना की जाएगी और इसलिए कहा जा रहा है कि यहां पर सबसे आखिर में रिजल्ट सामने आ सकता है। वहीं अजमेर दक्षिण की सबसे कम राउंड की होगी, 14 राउंड। वोटों की गिनती कम राउंड में अजमेर दक्षिण की इस सीट पर, और इसलिए कहा जा रहा है कि सबसे पहले यहां पर
जानकारी मिल सकती है कि रिजल्ट क्या आया है। मतगणना के दौरान सबसे पहले शुरू की जाएगी पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग। मतगणना केंद्रों पर पोस्टल बैलेट के लिए एक अलग से काउंटर भी लगाया गया है। पोस्टल बैलेट के बाद ईवीएम मशीनों की काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी। काउंटिंग के लिए सभी अधिकारियों कर्मचारियों का ट्रेनिंग प्रोग्राम भी पूरा कर लिया गया है, क्योंकि 3 दिवसीय ये ट्रेनिंग कार्यशाला रखी गई थी। कल भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, उससे एक दिन पहले की तस्वीरें भी आपको दिखाई थी, जब मतगणनाओं को लेकर कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी, और ये बेहद खास भी था। इसके अलावा इस ट्रेनिंग के दौरान जितने प्रत्याशी हैं उनके प्रतिनिधि, सभी पार्टियों के जो प्रतिनिधि मंडल था वो भी उस ट्रेनिंग में शामिल हुआ था, ताकि रिजल्ट के दौरान उनको जानकारी हो क्या प्रोसेस होता है और फिर ईवीएम पर कोई गलती या कोई भी शिकायत या गफलत की बात ना कर सके, कोई उंगली ना उठा सके। तो मतगणना की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। राजधानी जयपुर की बात करें तो 19 विधानसभा क्षेत्र हैं, 19 सीटों को लेकर मतगणना होगी। पूरे प्रदेश भर में 3 दिसंबर को रिजल्ट आ जाएगा। किस विधानसभा क्षेत्र की मतगणना में कितने राउंड होंगे, ये आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात राजधानी जयपुर के झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की करेंगे, जहां पर झोटवाड़ा की बात करें तो त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है और 26 राउंड यहां पर होंगे, जानकारी मिल रही है। कोटपुतली, विराटनगर, चोमू, हवा महल, किशनपोल, आदर्श नगर और मालवीय नगर में 19 राउंड होंगे। सबसे ज्यादा झोटवाड़ा में होंगे। सिविल लाइंस में 18 राउंड होंगे। शाहपुरा, दूदू, आमेर और चाकसूर, जमा, रामगढ़ में 20-20 राउंड होंगे। बगरू व बस्सी में 23-23, फुलेरा में 22 राउंड और विद्याधर नगर में 21 राउंड की मतगणना की जाएगी। मतगणना के सबसे कम राउंड सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में होंगे, यानी यूं माना जा रहा है कि छोटवाड़ा का रिजल्ट जो है सबसे आखिरी में आ सकता है राजधानी जयपुर का, और सिविल लाइन दोनों ही ऑड सीट है, और सिविल लाइन में सबसे पहले रिजल्ट आ सकता है क्योंकि यहां पर सबसे कम राउंड होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज कोची के मरीन ड्राइव पहुंचे। महिला कांग्रेस द्वारा आयोजित एक रैली थी, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। महिला कांग्रेस द्वारा आयोजित रैली का नाम था उल्सा। ये महासंगम था जिसमें वो शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। बहुत जल्द इस रैली का भी हिस्सा बनेंगे राहुल गांधी। पार्टी कार्यकर्ता और महिला कांग्रेस के वार्ड स्तर के पदाधिकारी इस दौरान शामिल होंगे उनके साथ। केरल के नेता प्रतिपक्ष वीडी सतीसन ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों को उजागर करना इस रैली का उद्देश्य है, जिसमें काफी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हो सकते हैं। लेकिन ये महिलाओं की रैली है जिसका नाम उल्सा बताया गया है। जिस तरीके से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा हो रही है और उसे रोकने में सरकारें विफल रही हैं, उसी का गुस्सा, आक्रोश यहां निकाला जाएगा और उन्हीं मामलों को उजागर करना इस रैली का उद्देश्य रहेगा, जिसका हिस्सा बनेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। चलिए बात कर लेते हैं घरेलू गैस सिलेंडर की, जिसके दाम यथावत है। टेंशन बढ़ाने वाली खबर नहीं है ये, दरअसल जो दाम थे वो यथावत ही है, राहत वाली बात भी नहीं है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में जरूर वृद्धि हुई है। आज सुबह से ही गैस की नई दरें लागू कर दी गई है। घरेलू गैस सिलेंडर 906 रुपये 50 पैसे प्रति सिलेंडर अभी भी मिल रहा है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की बात करें तो इसमें और ज्यादा वृद्धि कर दी गई है और वो एक साथ 20.5 रुपये 20 रुपये 50 पैसे आपको अतिरिक्त देना पड़ेगा अगर आप कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। कमर्शियल गैस सिलेंडर अब 1819 रुपये का हो गया है। धीरे धीरे दाम बढ़ते जा रहे हैं। जब पिछली बार भी घरेलू गैस सिलेंडर के नए दाम आए थे तब भी घरेलू गैस तो यथावत थे, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर की बात करें तो उसमें दाम बढ़े थे। अब एक बार फिर से 20 रुपये 50 पैसे बढ़ा दिए गए हैं और अब नया दाम जो कमर्शियल सिलेंडर का होगा वो 1819 रुपया होगा। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन के अध्यक्ष दीपक गहलोत ने इस बाबत जानकारी दी है और बहुत जल्द ये नई दरें लागू हो जाएंगी। दमदार है हमारी विकास की रफ्तार। दरअसल देश की हम बात कर रहे हैं और हमारा देश लगातार विकास की ओर अग्रसर है और ये रफ्तार जो है वो बहुत ज्यादा तेज है, रफ्तार दमदार है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश की विकास दर 4 साल में सबसे बेहतर हो चली है, 7.6। ये बहुत ही अच्छा आंकड़ा है। आरबीआई और विशेषज्ञों के अनुमान से ये अर्थव्यवस्था बेहद बेहतर रही। विकास दर 6.7% रिकॉर्ड की गई है, जो कि अनुमान जताया जा रहा था, लेकिन ये उससे ऊपर पहुंच गई। खुद आरबीआई ने दर 6.5% रहने की संभावना जताई थी, लेकिन
ये आंकड़ा जो है जीडीपी का वो और ज्यादा बढ़ गया है, यानी कि जो अनुमान लगाया गया था 6.5, लेकिन ये 4 साल में सबसे बेहतर रही 7.6। आरबीआई और विशेषज्ञों की हम बात कर रहे हैं, उनके अनुमान से भी ये अर्थव्यवस्था बेहतर रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा देश जो विकास की ओर अग्रसर है उसकी रफ्तार वाकई में तेज है, दमदार है, जो कि अच्छी बात है। 97 तेजस और 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स खरीदेगी सेना। दरअसल केंद्र ने 1.1 लाख करोड़ का सौदा मंजूर किया है। स्वदेशी निर्माताओं से सबसे बड़ी ये सैन्य डील मानी जा रही है। सेना में शामिल होने तक 10 साल का समय लगेगा, यानी कि डील हो चुकी है, सौदा मंजूर है, केंद्र ने यह डील कर ली है। लेकिन ये जो आंकड़ा सामने आया है 97 तेजस का और 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स का, ये आते आते पहुंचते पहुंचते सेना में शामिल होते पूरे प्रोसेस के साथ 10 साल का वक्त लग जाएगा, और इतना शायद वक्त लगता भी होगा। लेकिन ये अच्छी बात है सेना के हिसाब से भी कि अब उनके हथियारों की रेस में और उड़नदस्तों की रेस में नए ये तेजस और हेलीकॉप्टर्स जो है वो शामिल होने जा रहे हैं, यानी कुनबा और ज्यादा बढ़ जाएगा। ये वाकई में अच्छी खबर है, लेकिन 10 साल का समय लगेगा। चलिए खबरें लगातार जारी, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। अजमेर, दरअसल यहां आना सागर झील पर अवैध निर्माण से जुड़ा मामला और सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर सुनवाई हुई। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने सुनवाई की। प्रतिवादी अशोक मलिक ने केविट भी दायर कर दी है। दरअसल अधिवक्ता सुनील कुमार सिंह और सौरभ चटर्जी के माध्यम से केविट दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट दायर करने के निर्देश अब दे दिए हैं। एनजीटी के आदेश के अनुपालन के संबंध में एफिडेविट दायर करने के निर्देश हैं। अधिवक्ता ने वेटलैंड्स में किए गए निर्माण की तस्वीरें दिखाई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तस्वीरें वाकई में बेहद खूबसूरत हैं, लेकिन वेटलैंड्स पर निर्माण किया है तो इसे ध्वस्त करना होगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी 2024 को होगी। अगली सुनवाई है, केविट दाखिल हो चुका है और अब दोनों ही मामलों को, इस मामले को दोनों ही पक्षों की तरफ से पुरजोर तरीके से देखा जाएगा, सुना जाएगा, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। लेकिन इसमें यह साफ हो गया है कि तस्वीरें खूबसूरत है, लेकिन कोई भी गाइडलाइंस की अवहेलना नहीं कर सकता। अगर कोई नियमों की पालना नहीं करेगा और अगर कोई इस तरीके से निर्माण कर देगा तो उसका ध्वस्त होना लाजमी। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट से मुनेश गुर्जर को एक बार फिर से राहत मिल गई है। ये वाकई में बहुत बड़ी राहत उन्हें मिली है, क्योंकि एक बार फिर से उन्हें निलंबित कर दिया गया था। मुनेश गुर्जर को फिर से निलंबित करने से जुड़ा ही प्रकरण है। हाईकोर्ट ने निलंबन आदेश को रद्द करने के आदेश अब दे दिए हैं। राज्य सरकार द्वारा निलंबन आदेश को रद्द करने के आदेश दिए हैं। साथ ही फिर से जांच भी शुरू कर दी जाए, ये आदेश भी दे दिए गए हैं। जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकल पीठ ने आदेश दिए। मुनेश गुर्जर की याचिका पर आदेश दिए गए हैं। मुनेश गुर्जर की तरफ से भी याचिका लगाई गई थी। मुनेश गुर्जर की ओर से एडवोकेट विज्ञान शाह ने पैरवी की और वो सफल भी हुए हैं, क्योंकि निलंबन रद्द हो चुका है। मुनेश गुर्जर को राहत मिल गई है।